नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली में जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि का केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप। कहा, टिकट के बदले मांगे गए 5 करोड़ रुपए। आप विधायक अमानतुल्लाह खां के बेटे को पुलिस पर रौब दिखाना पड़ा भारी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई। बीजेपी ने कहा, आपने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट्स पेश करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आज। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका। अब 27 जनवरी को होगी वक्फ पर क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग। आज जम्मू कश्मीर के नेता मीर वाइस फारूक समेत कुछ अन्य प्रतिनिधि मंडलों की बात सुनेगी समिति। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जोकोविच और ज़ेवरेव के बीच मुकाबला आज। वहीं महिला एकल में मेडिसन कीज और अरीना सबलांका ने बनाई फाइनल में जगह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां आप विधायक ने केजरीवाल पर संगीन आरोप जड़े हैं। आम आदमी पार्टी की सच्चाई सबको बताते हुए जनकपुरी विधानसभा के वर्तमान विधायक राजेश ऋषि ने ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा की टिकटों को बेचा। जो लोग पैसे देकर टिकट खरीद रहे हैं, सोचिए कि अगर वो जीत गए तो जनता को ही लूट कर कमाई करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपदा का एक भी प्रत्याशी ना जीते। सभी जनकपुरी से जो है अभी प्रवीण कुमार को आपसे टिकट दिया गया, यानी कि अभी वर्तमान में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राजेश ऋषि जो कि विधायक है, आम आदमी पार्टी में है, और उन्होंने कहा कि कैसे विधानसभा टिकटों की बंदर बांट हुई है। बड़ी बोली लगाने वालों को टिकट बांटे गए और इसीलिए आप पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत कर ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त ये प्रत्याशी जनता के पैसे को लूट कर खाएंगे। और दिल्ली में ये सियासी संग्राम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप विधायक ने अरविंद केजरीवाल पर ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक जो राजेश ऋषि हैं, वर्तमान में दिल्ली के जनकपुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल के सदस्य भी हैं। वो आईटी, प्रशासनिक सुधार और स्थायी समितियों के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे हैं और उस लिहाज से काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी में किस तरह से उनका काम करने का तरीका रहा है, लेकिन उन्होंने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन आइए अब देखते हैं कि आखिरकार विधायक राजेश ऋषि ने कहा क्या है। विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं, आप हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी। ये पैसा नहीं दे पाई, इसलिए इनकी टिकट कट गई। तो ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? सेवा के लिए आए थे, आज ये सेवा हो रही है। हमारे यहां भी जनकपुरी के अंदर जिसको टिकट दिया है वो भ्रष्टाचारी है एक नंबर का, लेंटर माफिया एक नंबर का, और तो और उसकी तो कहानी ऐसी है कि पूरी कॉलोनी में चले जाओ तो स्थिति बहुत खराब है उनकी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, क्या ये आप पार्टी की किस्मत है कि जो लोग आप पार्टी के साथ जुड़ते हैं, चाहे हम कपिल मिश्रा की बात कर लें, योगेंद्र बहादुर की यहाँ पर बात की जाए, जब वो पार्टी से अलग होने की बात करते हैं और ख़ास तौर पर पार्टी की ही कलई खोल कर रख देते हैं, और यहाँ पर तो जिस तरह से विधानसभा के
टिकटों की बंदर बांट सामने आ रही है कि भाई आपके पास पैसा है, आइए बनिए विधायक। तो ऐसे में कितना ज़्यादा सीरियस ये चार्जेस हैं और ये जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, खुद जो उनके विधायक हैं राजेश ऋषि के द्वारा। आंचल, देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिकट बंटवारे को लेकर पैसे की बात हुई है। जैसा अभी राजेश ऋषि कह रहे थे कि उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, और जो दूसरी घटना अभी आपने स्वयं जिक्र की, राजकुमारी ढिल्लो जो कि मौजूदा विधायक हैं हरिनगर से, उन्होंने जब फाइनल टिकट हो गई और बाद में 2 दिन पहले जो है उनकी टिकट जब कैंसिल हुई, तो उन्होंने रोते हुए सोशल मीडिया एक्स पर जो बयान दिया वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि आपने पैसों के खातिर मेरी टिकट काटी है और अब दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि राजकुमारी जो ढिल्लो है उनकी जो छवि है एक विकास के तौर पे देखी गई है, और वहां उस हरिनगर विधानसभा की बात करें तो उनको बुआ के तौर पे जाना जाता। तो उन्होंने कहा आपने एक बुआ का अपमान किया है, यानी कि एक महिला का अपमान किया है, लिहाजा दिल्ली की जो महिलाएं हैं इस बार अरविंद केजरीवाल को यह बता देगी कि मातृ शक्ति क्या है। और देखिए, दिल्ली के दंगल में आंचल बात करें तो जहां 699 टोटल उम्मीदवार हैं, उसमें जो मातृ शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं उसमें 96 महिला उम्मीदवार हैं जो अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में हैं। और लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो नाकामियां हैं वो दिख रही है, उसमें इस तरह के आरोप और इसके बाद जो इनके विधायकों की एक धौंस है वो लगातार प्रचार में आपको देखने को मिली होगी। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले जो एक इनके मंत्री हैं वो विधानसभा चुनाव प्रचार में जाते हैं और एक महिला के साथ धक्का मुक्की करते हैं सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने ये पूछ लिया कि हमारा रोड की सड़क क्यों नहीं बनी, हमारे यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। इस तरह की घटना आज अमानतुल्लाह जो खान है, जो विधायक के बेटे हैं, उनके साथ एक बड़ी जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की, वो सब उदाहरण दिखाते हैं कि कितना सत्ता का रौब आम आदमी पार्टी के बीच में है और किस तरह से वो इस जो चुनाव में है उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। आंचल, अच्छा, अगर जनकपुरी सीट की बात की जाए जहां से अभी राजेश ऋषि वर्तमान विधायक हैं, हालांकि इस बार प्रवीण को उतारा गया है आप पार्टी द्वारा, क्या वजह रही कि 2 बार जो अच्छे नंबर्स के साथ इस सीट पर जीत के आया उस पर आप पार्टी को भरोसा ही नहीं था और टिकट नहीं दिया गया? आंचल, ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है। मैंने जैसा पहले बताया कि लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर जो इनका सर्वे था जिसमें जो लोग विधायक जीत रहे थे उस सर्वे को भी इन्होंने पलट दिया। आरोप यही है कि पैसे की वजह से जो है ये टिकटों को बदला गया, और इसमें जो सीधा जो आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग लड़के राजनीति को बदलने की बात करने वाले थे अरविंद केजरीवाल, उनके दामन पर लग रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई करके जो सबसे पहले मैदान में कूदे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में सबसे ज्यादा वही धंसे हुए नजर आ रहे हैं। और यही मुद्दा इस बार दिल्ली की दंगल में आपको चुनावी प्रचार में देखने को मिलेगा। देखिए आंचल, 12 दिन बचे हैं और ये 12 दिन खासे अहम माने जा सकते हैं, क्योंकि 3 फरवरी को जो है 5 बजे चुनाव का प्रचार का शोर थम जाएगा और 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपने जो कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत को ईवीएम में लॉक कर देगी। ऐसे लिहाजा सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब कांग्रेस की बात करूं आंचल, एक अहम मुद्दा यह है, कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। लगातार चुनाव प्रचार में उनके कैंडिडेट तो उतरते हैं, लेकिन उनके वो धुरंधर और उनके कहें कि स्टार जो प्रचारक हैं, जिसमें राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, वो चुनावी धार में शामिल नहीं हो पा रहे। एक बड़ा सवाल पैदा करता है। दूसरी तरफ केजरीवाल जिस तरह से प्रचार में है, भगवंत मान भी प्रचार में आ गए हैं और उनकी तरफ से स्टार कैंपेनर प्रचार में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी की जो नाकामियां हैं उसको लेकर चुनावी प्रचार तेज कर दिया। मैं आपको एक अपडेट कर देता हूं, कल से गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी प्रचार में आने वाले हैं और लगातार कई बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी की भी एंट्री होने वाली है। और प्रधानमंत्री की 3 अहम रैलियां जो हैं प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें 29 जनवरी, 31 जनवरी और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन से एक दिन पहले यानी कि 2 फरवरी को
3 बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री जी की होने वाली है और दिल्ली में जिस तरह से पूर्वांचल का एक वोट बैंक है, पूरे अगर बात करें वोट बैंक की तो 30% पूर्वांचल का वोट बैंक है और जो उत्तरांचल है यानी कि पहाड़ बेल्ट है उसका 10% वोट बैंक है। तो जो बाबा योगीनाथ की जो एंट्री है और जिसमें बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे भी इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में देखने को मिल रहा है। वहीं जो पहाड़ी मतदाता है उनके लिए जेपी नड्डा मैदान में है, अनुराग ठाकुर मैदान में है। बहुत बड़ा फैक्टर जो दिल्ली के चुनावी दंगल में मैं देख पा रही हूं और आप उसको बेहतर समझा पाएंगे, वो ये है कि जो तमाम पार्टियां अपनी चुनावी ताल को ठोक रही है वो अंदरूनी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है, अंदरूनी राज से जूझती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनके वोट परसेंटेज पर भी पड़ेगा। और इसमें आप पार्टी में मुखर तौर पे जो बगावत के सुर हैं वो सुनाई दे रहे हैं। आंचल, बहुत अहम सवाल आपने पूछा, मैं इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंडर में जाता हूं। देखिए, दिल्ली की लोकसभा की जो 7 सीटें हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है और जो वोट फीसद की जो आपने बात की वो 53.5 वोट फीसद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास होता है। और जो आम आदमी पार्टी है लोकसभा के चुनाव में 0 पे रहती है, लेकिन वोट फीसद उनका 38% के आसपास रहता है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 0 उनका प्रदर्शन रहता है, लेकिन उनका वोट फीसद 3.5% के आसपास होता है। यह है लोकसभा की तस्वीर। और अगर 2015 और 2020 के विधानसभा के निर्णय को देखें तो मैं 2020 के अगर विधानसभा की बात करूं तो देखिए आंचल, जो ये स्विंग वोटर है, जो 30 से 32% का स्विंग वोटर है, जो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो स्विंग वोटर 38 से लेकर 53.5 और 54% के वोट के साथ आम आदमी पार्टी को नंबर 1 की सीट पर पहुंचा देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, जो 35 से 38% है, वो स्थिर रहता है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। तो इस बार की जो चुनावी दंगल है दिल्ली का, वो इसलिए भी अहम माना जा सकता है कि कांग्रेस जो है एक तरफ जहां वजूद की लड़ाई लड़ रही है, कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला कर रही है। उनका एक मानना है कि अगर वो 10% भी वोट बैंक अपना बढ़ा लेते हैं तो 1-2 सीट वो लेके आएंगे और वो 10% जो वोट बैंक बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का 10% वोट बैंक कम होगा, यानी कि 53.5 से हम बात करें तो 42-43% के आसपास जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास पहुंचेगा। और इसमें अब यही सवाल बड़ा बहुत फायदा बड़ा देखने है को मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नेक टू नेक टक्कर करती हुई नजर आएगी। ये वोट शिफ्ट जो है इसका फैसला सिर्फ जनता को करना है और वो 5 तारीख को जब वोटिंग करने निकलेगी और जब 8 तारीख को मतगणना होगी तब समझ में आएगा कि दिल्ली के सर का सरताज यानी कि सीएम कौन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली के चुनावों की हम बात कर रहे हैं और ये चुनाव अब बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं, जो लगातार खबरें आ रही हैं। अगली खबर भी दिलवालों की दिल्ली से ही है, जहां पेट्रोलिंग के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खां के बेटे द्वारा दिल्ली पुलिस से बदसलूकी मामले को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। मालवीय नगर से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने इस मामले को लेकर आप सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने एसएचओ के साथ बदसलूकी की, कहा कि वो विधायक का बेटा है। आप विधायक विदेशों में बैठे गिरोहों के साथ तालमेल बिठाकर जबरन वसूली कर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस की गश्त के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बुलेट चला रहे उनके बेटे ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही पुलिस के साथ बदसलूकी की। इस मामले में पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट भी विभिन्न धाराओं के तहत 20,000 रुपए का चालान भी उनका किया है। फिरौती करने वाली पार्टी, वसूली करने वाली पार्टी, गैंगस्टर के साथ कोरिलेशन करने वाली पार्टी अगर ये सवाल करे, अब दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं अमानतुल्लाह खां के बेटे ने किस तरीके से एसएचओ के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं कि मैं विधायक का बेटा हूं, किस तरह से कानून व्यवस्था को यहां पर ख़राब कर रहे हैं। और आम आदमी के पार्टी के विधायक किस तरीके से जो विदेश में गैंग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ करके दिल्ली में एक्सटॉर्शन और फिरौती कर रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। 62 एमएलए हैं और 62 एमएलए के पास जरा निकाल लें कि कितने लोगों पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने किया है।
और दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की टीम ने वो कोई ऐसा काम नहीं किया, ना ही कोई ऐसी योजना पेश कर पाई जो जनता के काम आई हो। पिछले 10 साल में तो कोई टीम इनकी काम कर नहीं पाई। 10 साल में तो ये सब यही टीम थी, यही लोग थे, पर कोई प्लान दे नहीं पाए। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए कुछ ना कुछ कहना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, कहना है, परंतु जो काम उनको दिए गए थे क्या वह काम पूरे हुए? उन्होंने कहा था कि मैं नल से जल दूंगा, और अब खुद मानते हैं, टीवी चैनल पे जाकर कहते हैं कि हाँ मैं नल से जल नहीं दे पाया। फिर क्या दिल्ली के अंदर बढ़िया सड़कें दे पाए? क्या खुद मानते हैं कि हाँ दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं। यमुना जी साफ नहीं कर पाए, ये खुद मानते हैं, टीवी डिबेट्स में, टीवी चैनल पे खुद जाकर कहते हैं हाँ मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ठाकुर ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी के स्कूलों को बदहाल बताते हुए कहा कि दिल्ली में हुए विकास को योगी आदित्यनाथ देखें और सीखें। योगी जी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आए हैं और उनका स्वागत है दिल्ली के चुनाव प्रचार में। जब दिल्ली आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, यहाँ के स्कूल अस्पताल के मॉडल को देखें जिसके दुनिया भर में चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल रोजाना बंद हो रहे हैं, उनको बंद होने से रोकें, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करें। तो जब दिल्ली आए हैं चुनाव प्रचार के लिए तो इन बीजेपी वालों के बहकावे में नहीं रहे योगी जी। वो दिल्ली आए हैं तो उसका फायदा उठाएं और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से कुछ सीख के जाएं, उसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर शराब बिक्री में करोड़ों की कमाई करने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब की शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ब्रांड शराब की ज़्यादातर पिए जाते हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है वो दिल्ली में सरकार की दुकानों पे बिकते ही नहीं। उस तरीके के ब्रांड बिकते हैं जो दिल्ली सरकार ज़बरदस्ती बेचना चाहती है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। भाई दुकान पे तो आप वो चीज़ें बेचेंगे ना जो ग्राहक चाहता है, और अगर आप ग्राहक को ज़बरदस्ती कोई ब्रांड पिला रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी मिली भगत है उन कंपनियों से। और वो कंपनियां पाई जाती हैं कि सबके सब पंजाब में शराब बना रही हैं। अब पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। उन ब्रांडों को जिनका कोई बहुत ज़्यादा दिल्ली में लोकप्रियता नहीं है, उनको दिल्ली में आप लोगों को ज़बरदस्ती पिला रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपया ये कंपनी बना रही हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी पंजाब पुलिस केजरीवाल को सुरक्षा दे रही थी। पंजाब के डीजीपी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद अरविंद केजरीवाल को दी गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसे लेकर हमें चिंता है। वहीं दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। वो दूसरे राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते, ना ही उनके दूसरे राज्य से सुरक्षा उन्हें दी जा सकती है। ये कानूनी तौर पर गलत है। सीएम साहब सरदार भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जी दी थ्रेट बारे सानू टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आंदियां हैगियां ते ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ शेयर ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिस पर गठित संयुक्त समिति की आज संसद भवन में जो परिसर है वहां बैठक हो रही है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हो रही बैठक में मुताहिदा मुजलिस-ए-उलेमा जम्मू कश्मीर के मीर वाइज उमर फारूक के सुझाव लिए जाएंगे। बैठक से पहले जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में अब 27 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी। संसद के बजट सत्र के दौरान ही जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है।
आज की जो क्लॉज बाई क्लॉज की बैठक है अब वो 27 जनवरी को क्लॉज बाई क्लॉज पे होगी और हमारी उम्मीद है कि जो 44 संशोधन लेके आए हैं उस पर सभी सदस्यों को जो पिछले 6 महीने से हमने पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ भी बात किया, दिल्ली में 34 बैठकें किया, लगभग 108 घंटे से ज़्यादा बैठकें यहाँ पे हुई और पूरे देश के इस्लामिक स्कॉलर हों, रिटायर्ड जजेज हों, हाई कोर्ट के लॉयर्स हों या तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे हों या गवर्नमेंट के ऑफिशियल, सबसे हमने बातचीत किया है और मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बेहतर रिपोर्ट तैयार होगी और जो सरकार का मकसद था कि जेपीसी को रेफ़र कर दिया जाए जिससे एक ट्रांसपेरेंट कानून बने, हमारी पूरी जेपीसी के मेंबर लगातार उस पर रहे, उस पर विचार कर रहे हैं और हम सब लोग मिल करके हमें उम्मीद है कि एक परस्पर सहमति के साथ एक अच्छी रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज जेपीसी की बैठक दिल्ली में हो रही है और ऐसे में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा को किस लिहाज से देखा जाना चाहिए, जब खास तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स के जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो उनकी तमाम बातें हैं, उनको एक ये मंच दिया गया है ताकि वो इस पर अपनी राय दे सके। देखिए आंचल, आज जम्मू कश्मीर से एक वक्फ बोर्ड से जुड़े जो मीर वाइज उमर फारूक हैं वो आएंगे और वो अपने सुझाव देंगे। तो महत्वपूर्ण है कि जो क्लॉज बाय क्लॉज जो बैठक होनी है वो अब 27 तारीख को होगी, यानी ठीक आप देखें जब संसद का बजट सत्र 31 तारीख से शुरू होगा और 1 को हम जानते हैं कि बजट आएगा, तब उससे पहले 27 को जो बैठक है एक तरह से अंतिम बैठक मानी जाएगी और जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज में चर्चा का मतलब ये है कि जो भी संशोधन प्रस्तावित हुए उन पे जो सुझाव आए हैं उनको लेकर एक अंतिम रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। चूंकि मोटा मोटी देखें, जब समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था तब समिति ने अपनी रिपोर्ट तकरीबन तैयार कर ली थी, लेकिन उसके बाद कई बैठकें हुई। लखनऊ में भी 2 दिन पहले बैठक हुई, दिल्ली में भी बैठक हुई और हमने देखा है कि समिति ने सुझाव में और तमाम लोगों की राय ली, कानूनविद हों या फिर धार्मिक जानकार हों या तमाम जो वक्फ बोर्ड के जो अलग अलग राज्यों के जो वक्फ बोर्ड है उनके सदस्य हों। तो अब एक अंतिम प्रक्रिया चल रही है कमेटी की रिपोर्ट बनाने की और उसके तहत आज बैठक है और उस आज बैठक में एक प्रतिनिधि द्वारा राय ली जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे और 27 तारीख को जो बैठक होगी उसमें रिपोर्ट को फाइनल रूप दिया जाएगा। तो उसके बाद हमें उम्मीद करेंगे कि बजट सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक ये कहा गया है। तो यानी आप ये मान के चलें कि बजट सत्र में ये रिपोर्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद सरकार को फैसला लेना है कि वो उन संशोधनों को स्वीकार करे या फिर अब उस पर जो फैसला लेना है और वो फिर कैबिनेट के में जाएगा, उस पर पारित किया जाएगा और उसके बाद जो सुझाव सहित जो कुछ सरकार संशोधन और करना चाहती है या फिर जेपीसी की जो राय होगी उसके मुताबिक संशोधित बिल मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट में और बजट सत्र में ही ये विधेयक वक्फ संशोधन बिल फिर से पेश कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। और जिस तरह से जगदम्बिका पाल हमेशा से कहते आए हैं शैलेंद्र मिश्र की ये एक अच्छी रिपोर्ट है और इसके आधार पर एक अच्छा कानून जो है वो बनकर सामने आएगा। लेकिन क्योंकि आप लगातार तमाम जो बैठकें इससे पहले हुई इसे कवर करते रहे, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, किन सुझावों के तहत पेच फंसता हुआ नजर आता है? जी देखिए, इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी पहले यह समझना होगा। 44 संशोधन प्रस्तावित है। दरअसल जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसमें कहा गया कि एक तरफा प्रतिनिधित्व है जिसकी वजह से सुनवाई नहीं होती है जिनकी जमीन पर दावा वक्फ बोर्ड करता है कि वो वक्फ की जमीनें हैं। तो फिर ऐसा होने लगा कि ताजमहल वक्फ बोर्ड का है या सरकार की बड़ी इमारतें वक्फ बोर्ड की है, कोई बड़ा भवन वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, इस तरह के दावे आने लगे। या फिर सैकड़ों वर्षों से जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं वहां वक्फ ने दावा कर दिया और हमने देखा कि तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ कुंभ क्षेत्र के एक इलाके में जिस तरह से दावा किया गया, बाद में वो दावा बिल्कुल फर्जी आया और ये कहा गया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। तो इस तरह से विवाद क्यों आ रहे हैं? चूंकि जो संशोधन हुए यूपीए के समय में 2013 में, उसमें इतना एक तरह से एक तरफा वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बना दिया गया कि जिनकी जमीन पर दावा होता है वो एक तरह से असहाय हो जाते हैं। अब जो सुझाव आए हैं उसमें वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण हो,
उसके रखरखाव का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो, उससे जो आय होती है वो वास्तविक आय मुस्लिम गरीबों के हित में लगे, उनके कल्याण में, उनके बच्चों के कल्याण में। उस पैसे पर कुछ माफिया किस्म के लोग उसका लाभ ना उठाएं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिहाज से हम मानते हैं कि इस और विवाद खत्म करने के लिए बिल्कुल, और ये बिल जो है वो बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि जेपीसी की इस बैठक से बहुत कुछ सार्थक निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी आकर जानेंगे कुछ और खबरें। आप जुड़ रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों को और बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की, जहां बीजेपी विधायकों की उस याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा जिसमें कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। जस्टिस सचिन दत्ता फैसला सुनाएंगे। विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता समेत कई बीजेपी विधायकों ने पिछले साल याचिका दायर की और विधानसभा अध्यक्ष को कैग की रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। 11 जनवरी को इसी साल ये कैग रिपोर्ट लीक हो गई थी। सूत्रों के अनुसार इसमें शराब घोटाले से जुड़ी जानकारियां हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार को शराब नीति से 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ। लिहाजा बीजेपी कह रही है कि 14 मामलों पर जो कैग की रिपोर्ट है उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि फैसलों पर एलजी की मंजूरी तक नहीं ली गई। आपको बताएं कि बीजेपी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया। याचिका में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग है। वहीं जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच आदेश देगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार लगाई थी। कहा था कि ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है और रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर सदन में चर्चा करानी चाहिए थी। खास बात यह है कि उपराज्यपाल ने लंबित रिपोर्ट को लेकर सीएम आतिशी को पत्र लिखा था और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। एलजी ने तत्कालीन सीएम केजरीवाल और स्पीकर को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी। एलजी का कहना था कि रिपोर्ट को विधानसभा में समय पर पेश न कर दिल्ली सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब रही। वीके सक्सेना ने आतिशी से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्पीकर को भी पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सरकार सत्ता में आई है और अब जानबूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है। ये रिपोर्ट उस समय की है जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो सीजी रिपोर्ट लीक हो गई थी। सूत्रों के अनुसार उसमें शराब नीति को लेकर कुछ अहम जानकारियां हैं जिसे आप सरकार छुपाना चाह रही है। देखते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है उस रिपोर्ट के मायनों से। कैग रिपोर्ट में शराब नीति को लेकर आखिर क्या क्या है। तो आप सरकार ने नीति रद्द करने के फैसले में कैबिनेट की मंजूरी ही नहीं ली, यानी कि जब नीति रद्द की गई तो कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई। उपराज्यपाल से भी राय नहीं मांगी गई इस पूरे मामले को लेकर। वहीं जनवरी 2022 के लाइसेंस का जो शुल्क है उसके रूप में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। ये छूट क्यों दी गई इसका कोई खुलासा नहीं है। रिटेल लाइसेंस धारकों को कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना ये छूट दी गई, यानी कोई मंजूरी नहीं मिली गई थी कैबिनेट द्वारा। दुकान खोलने की अनुमति नहीं होने के बावजूद लाइसेंस बांटे गए, यानी कि अगर आपको दुकान खोलनी है लाइसेंस चाहिए, लेकिन लाइसेंस के बिना दुकानें खोली गई। डिप्टी सीएम के नेतृत्व वाले जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं उनके एक्सपर्ट पैनल के जो सुझाव थे उन्हें खारिज किया गया। शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने को मंजूरी दी गई, यानी तमाम जो कानून है उनकी अनदेखी हुई है। जिन्हें घाटा हुआ उन्हें भी लाइसेंस दिए गए, यानी लाइसेंस की बंदरबांट की गई। आप सरकार ने नीति रद्द करने के फैसले को साफ तौर पर अपने आप से लिया और कैबिनेट से कोई मंजूरी इन फैसलों पर नहीं ली गई। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं को सशक्त बनाने, उनके लिए अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। भारत को सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की उपलब्धियों पर गर्व है। उनकी उपलब्धियां हम सभी को प्रेरित करती रही हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी,
कौशल, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया। हम ये सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से दृढ़ संकल्पित हैं कि बालिकाओं के खिलाफ कोई भेदभाव न हो। और आज देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों से बेटियों के विकास को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत रही है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं जिनसे ईश्वर बेहद प्रसन्न होते हैं उनके घर में बिटिया का जन्म होता है, क्योंकि किसी परिवार का, राज्य का या राष्ट्र के विकास का आधार होती है बिटिया। और यदि भारतवर्ष की बात करें तो भारत में तो शुरू से ही बेटियों का अतुलनीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिन कन्याओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को बालिका दिवस की घोषणा की थी, परंतु पिछले 10 सालों में बेटियों के विकास के उद्देश्य की पहल और केंद्र सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। साल 2025 में बालिका दिवस की थीम उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना है। मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने बेटियों, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले 10 सालों में कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, लाडली योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, CBSI उड़ान योजना, किशोरियों के लिए योजना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, महिला शक्ति केंद्र आदि इन योजनाओं से आज बेटियां खुद को सशक्त बना रही हैं। अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, जो अब बढ़कर 2022-23 में 933 हो गया है। 4 करोड़ से अधिक कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पिछले 10 सालों में 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में आज 43% एडमिशन लड़कियों का होता है और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 में से 23 मेडल बेटियों ने जीते। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन व वन स्टार्टअप केंद्र की कड़ी और एक बड़ी व्यवस्था की गई है। आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। सेवा से लेकर संसद तक और स्टार्टअप से लेकर अंतरिक्ष तक आज हर तरफ महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी गर्ल्स को दी नहीं जाती थी, जितना यहाँ पे आके मुझे पता चला कि गर्ल्स के लिए कितना कुछ किया गया है। आजकल लड़कियाँ सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो एयरफोर्स में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। नारी अब पहले अबला थी, लेकिन नारी अब सबला हो गई है। नारी हर कुछ कर सकती है, जो एक पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से आज भारत की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं की वजह से आज देश की बेटी खुद को सशक्त महसूस कर रही है और न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देश का परचम लहरा रही है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। जननायक ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया और इस दिशा में अनेक प्रयास किए। उनका जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के अपने सभी भाई बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में अनगिनत पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंडों का साक्षी
रहा है ये, और पावन धरती पिछले 8 वर्षों से विकास के नित नए अध्याय रचने में जुटी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जन कल्याण के लिए समर्पित सरकार और यहाँ के लोगों की अद्भुत प्रतिभा और अथक परिश्रम से हमारा ये प्रिय प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बसर में मिशन शक्ति के तहत वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मिशन शक्ति के तहत वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। माननीय विधायक न्याबी जिनी दिर्ची और लेप्राडा जिले के डीसी अतुल तायेंग भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों के साथ गर्मजोशी से बातचीत के लिए आभारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें पूर्वोत्तर भारत के विकास और समृद्धि का एक नया अध्याय हम लिख रहे हैं। बात संबल की, जहां बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मोहम्मद घयूर की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पिछले साल नवंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर उनकी प्रॉपर्टी को ढाया गया। बुलडोजर कार्रवाई से पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही अपने पक्ष को रखने का मौका दिया गया। याचिका में संबल के डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसडीएम, सीडीओ और तहसीलदार को पक्षकार बनाकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। खबर मेरठ से, जहां के ललियाना गांव में हुई फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई। वीडियो वायरल होने के 10 घंटों में ही फायरिंग करने वाले 2 मुखिया आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों घायल हुए। घायल आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। एसपी देहात की अगुवाई में हुए इस कार्रवाई में 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। आपको बताएं कि ललियाना गांव में 2 पक्षों के टकराव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। थाना किठौर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कुछ बदमाशों के वहां छिपे होने की सूचना मिली थी। जब उन्हें चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक पुलिस पार्टी पे उन्होंने फायर कर दिया। सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनकी पहचान ललियाना गांव के रहने वाले वसीम और वासिद के रूप में हुई है। आज दिन में ही वहां एक विवाद हुआ था, जिससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई थी। उसमें ये वांछित थे। इनके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं। इनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है और जो विधिक कार्यवाही है वो थाना किठौर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास को पता लगाया जा रहा है। वहीं फ्री बिजली की चर्चाओं के बीच राजस्थान में सरकार उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के जरिए सक्षम बनाने पर जोर दे रही है। राज्य में पीएम सूर्य घर बिजली घर योजना के तहत 115 मेगावाट के करीब 25,000 कनेक्शन जारी कर दिए गए। देखिए रिपोर्ट। फ्री बिजली विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान। ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना नई क्रांति। योजना से घर में मुफ्त बिजली और ग्रिड को बिजली देकर कमाई। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाने का कार्य जारी। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके साथ ही देश और राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता भी दिनों दिन बढ़ रही है। मगर फ्री बिजली जैसी राजनीतिक रेवड़ियों के चलते यह विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा भी है। यूं तो राजस्थान में भी बिजली सब्सिडी दी जाती रही है, लेकिन इन दिनों में सरकार यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लोगों को खूब प्रोत्साहित कर रही है, जिसके चलते आमजन बड़ी संख्या में अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने लगे हैं। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में काफी फायदा हो रहा है। समय पे घर के कार्यों के लिए सोलर से बिजली उपलब्ध हो रही है। ये मेरे सोलर घर पे लगा और मैं बता दूं इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। मेरे घर पे काफी बिल आता था, अब आज ये लगने के बाद में मैं आपको बताऊं बिल 0 हो गया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार नई क्रांति लाने का काम कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान साबित होने वाली है। इस योजना के तहत करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे लोग खुद मुफ्त बिजली उपयोग कर सकेंगे और ग्रिड को बिजली देकर रुपया भी कमा सकेंगे। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने का कार्य जारी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर कनेक्शन को सुगम और त्वरित बनाने के लिए एसओपी भी जारी की जा चुकी है। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है,
जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में हाल ही में दिनों में ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुफ्त बिजली व्यवस्था को जायज नहीं बताया है। नवीकरणीय ऊर्जा पर बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई भी राज्य हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, लंबे समय तक मुफ्त बिजली देना उचित नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर बिजली योजना लेकर आई है ताकि लोग खुद बिजली का उत्पादन कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को किसी पर आश्रित रहने के बजाय सक्षम बनाने का काम कर रही है। 500 गीगावाट 2030 तक करना है। एक बार सरकार सब्सिडी देते हैं तो आगे ये तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जो आम नागरिक है, ये जो उनके घर के ऊपर छत के ऊपर सोलार लगाते हैं, उनको भी फ्री होगा। मुफ्त बिजली जैसी स्कीमों के बजाय बिजली के उत्पादन में यदि आम आदमी भी अपनी भागीदारी निभाने लगेगा तो जल्दी राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दूसरों को बिजली वितरित करने वाला राज्य भी बन सकता है। ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि पीएम सूर्य घर योजना के लिए सब्सिडी का पैसा अगर राज्य सरकारें एक मुश्त दे तो आगामी 25 वर्षों तक उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के झंझट से मुक्त किया जा सकता है और इसका बेहतर फायदा राज्यों को भी मिल सकता है और उन्हें आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। आइए बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। तो संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। संगम तट पर हर रोज गंगा आरती की जा रही है और इस बीच महाकुंभ पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने आज भी संगम घाट पर गंगा किनारे दिव्य और भव्य आरती की और हर हर गंगे के जयकारे लगाए। वहीं प्रयागराज आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ को लेकर सरकार द्वारा की गई समुचित व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। बहुत अच्छा यहाँ पे योगी जी की जो व्यवस्था रही है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत मन प्रसन्न हुआ। ये व्यवस्था हर जगह देखने को नहीं मिलती है। और महाकुंभ में खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रदर्शनी में 20 से अधिक राज्यों के कुल 152 स्टॉल लगाए गए, जिसमें वोकल फॉर लोकल की पहल को बढ़ावा देने वाले और ग्रामीण अर्थतंत्र में इनोवेशन को समाहित किया गया। पेश है अश्विनी मिश्र की ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में खादी ग्रामोद्योग का मंडल स्तरीय प्रदर्शनी स्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर के खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ सशक्त कदम भी बढ़ा रहे हैं। महाकुंभ में समूचा विश्व प्रयागराज में सिमटा है तो परेड ग्राउंड के खादी ग्रामोद्योग के मंडली प्रदर्शनी में समूचा भारत सिमटा है। प्रदर्शनी में 20 से अधिक राज्यों के कुल 152 स्टॉल हैं, जिनमें 98 स्टॉल खादी उत्पादों और 54 स्टॉल ग्रामोद्योग उत्पादों के हैं। प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने वाली है और ग्रामीण अर्थतंत्र में नवाचार को समाहित करने का एक विशिष्ट उदाहरण है। अधिकांश युवा उद्यमी हैं और कुछ ऐसे भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के अनुभवों का प्रयोग अब ग्रामोद्योग के लिए कर रहे हैं। मैं यूनाइटेड नेशंस में 22 साल रहा हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैसे यूएन काम कर रहा है अलग अलग जगहों पर। तो जब मैं 22 साल के बाद अर्ली रिटायरमेंट लेके मैं आ गया और अपने क्षेत्र में देवरिया जिले में मैंने सोचा कि मैं इस तरह के कई कार्यक्रम कर सकता हूँ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खादी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बनी तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन रही है। ऐसे में जब लोगों का रुझान अब खादी और ऑर्गेनिक उत्पादों की ओर बढ़ा है तो तेजी से ग्रामोद्योग इकाइयों का प्रसार बढ़ा है। एक नए प्रयोग के तहत किसी एक शहर में उत्पादन इकाई की स्थापना न कर गांवों में महिलाओं के नेतृत्व में उत्पादन केंद्रों को बनाकर महिला सशक्तिकरण की एक नई परिपाटी शुरू की गई है। मैंने करीब 12 गांवों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई, गांव में लोगों के घरों के अंदर, जहां उस गांव की महिलाएं काम करती हैं
और जो उनकी इनहेरेंट स्किल्स हैं एग्रो प्रोसेसिंग की वो ऑलरेडी हैं। अचार, मसाले, ये सारी चीज़ें वो सदियों से बनाते आई हैं। धर्म ही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गायों के महत्वपूर्ण योगदान को फिर से स्थापित करने के लिए गौवंश के संरक्षण का काम लोगों को नई प्रेरणा दे रहा है। पशुओं की समस्या है, जो बछड़ों की समस्या है, जो लोग छोड़ देते हैं, तो मैंने इसके तहत गांव वाले जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में आते हैं उनको मैंने ये कहा कि आप लोग अगर बछड़ी होती है तो आप लोग रख लें, बछड़ा होता है तो मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। तो ये भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। गांव वाले बिना किसी अपराध बोध के बछड़ों को ले आके यहाँ जमा कर देते हैं। गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी क्रांति ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के आह्वान के बाद खादी ग्रामोद्योग को नई ऊंचाई मिली है, जिसकी झलक इस प्रदर्शनी में दिखती है। खादी वस्त्र ही नहीं, विचार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब ये हमारे संस्कार में है। युवा उद्यमी खादी में नवाचार को समाहित करके न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं, खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते भारत के कदम को भी मजबूत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और ब्राज़ील के प्रेम बाबाजी महाराज भी सच्चाश्रम में अपने 110 अनुयायियों के साथ पधारे हैं। मज़ेदार बात यह है कि समूह के लोग खुद को किसी राष्ट्र का नहीं बल्कि ब्रह्मा का निवासी बताते हैं और गुरु के सानिध्य में दिव्य ईश्वर की अनुभूति को अपना कर। इनसे बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, मेरे सर्व जागो सर्वत्र जागो। प्रयागराज में महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे महाकुंभ का ये पर्व एकता समरसता के साथ साथ विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। एक ऐसे ही पूरा ग्रुप है हमारे साथ जो विदेशों से आए हैं। हम खुद आपसे जानना चाहेंगे। I am from Brahma and my experience is meeting with the divine, following a guru, being in the motherland, Mother India, dissolving all ideas of countries. You don't believe in borders, you don't believe in the... There's no borders, only the mind. I feel amazing. I feel so lucky to be here. India is mother, Ganga is mother, holy water, and we're all becoming sisters and brothers here together. इस पूरे ग्रुप के जो गुरुजी हैं, जो इनकी अगुवाई में सब लोग आए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। This is a divine experience. This is a transcendental experience. Because these people from every part of the world come here. Many different countries, people come for this movement of faith, hope, liberation. People come for receive the blessings of the God through these waters, sacred waters. The peace is inside of us. Everything we're looking for out is not out, it's inside. Love, prosperity, peace, harmony, health is inside. Necessary search inside of us. This is India touch us. The gift of India for world is the spirituality. Many countries give different gifts for world. The gift for world from India is spirituality. This India show us the path, the peace is inside. Do you think the current leadership of India, he says that Vishwa Bandhu Bharat, universal brotherhood. Yes. So India can play a vital role in diplomacy, in world politics, and in to maintain the peace, calm and harmony in the world. Yes, this is very, very important role of India in this moment, because in this moment is for union, the family, universal family. This moment is for put everybody together, they create union, and India has a very important role in this scenarios. तो आप देखते हैं कि ब्राज़ील से आया हुआ ये पूरा समूह देशों के भौगोलिक बंटवारे में विश्वास नहीं करता है,
व्यक्तियों के धर्म के बंटवारे में विश्वास नहीं करता है और ये मानना है कि भारत ही पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संवाहकर्ता के रूप में और साथ ही साथ मानवता के पोषक के रूप में अग्रदूत बनने का काम कर सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और प्रयागराज इस वर्ष न केवल महाकुंभ के आयोजन के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि भगवान हनुमान के दिव्य मंदिर के कारण भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है। देखिए हमारी सहयोगी दीपिका महतो की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज का पवित्र शहर न केवल अविश्वसनीय महाकुंभ का आयोजन स्थल है, बल्कि इसके साथ एक समृद्ध भक्ति और आध्यात्मिक मूल्य से भी जुड़ा हुआ है। ये शहर प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर का घर है, जिसे लेटे हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। इस सुंदर मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी की एक विशाल विग्रह स्थापित है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहाँ लेटी हुई मुद्रा में विग्रह स्थापित है। यहाँ पे 1500 ईस्वी में हमारे एक बाल केसरगिरी नाम महाराज आए थे। यहाँ पे कुंभ चल रहा था, कुंभ का समय था 1500 ईस्वी में। तो उस समय क्या हुआ कि जगह जगह जैसे अभी टेंट लगाते हैं ना, महात्मा बैठते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने भी अपना यहाँ पे हवन कुंड बनाया था। और हवन कुंड बनाने के लिए उन्होंने अपना चमीटा गाड़े थे। तो जब कोई चीज़ नीचे होती है ना तो एक आवाज़ आती है अलग। जब चमीटा गाड़े तो टकराई मूर्ति से तो कुछ आवाज़ आई, तो उन्होंने मिट्टी को हटा के देखे बालू को, तो ये हमारे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं उनको यहाँ पे। तभी से यहाँ पे हनुमान जी की सेवा पूजा चल रही है। प्रयागराज में स्थित इस लोकप्रिय हिंदू मंदिर के बारे में जानने लायक एक और दिलचस्प बात यह है कि भगवान हनुमान के विग्रह का एक हिस्सा हर साल मानसून के दौरान पानी का स्तर बढ़ने से गंगा नदी के जल में आधा डूब जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा बजरंगबली के चरणों को छूने के लिए ऊपर आती हैं। इस दौरान देश दुनिया के हजारों भक्त इस पवित्र स्थल को देखने और इसके जरिए भारत की आध्यात्मिक परंपरा के दर्शन के लिए आते हैं। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से कैमरामैन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आईफोन में अपडेट होने के बाद कई यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन संबंधी परेशानी सामने आने के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके बाद उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन के प्रदर्शन में कथित समस्याओं के संबंध में एप्पल इंक को नोटिस जारी किया। नोटिस में कंपनी से जवाब मांगा गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फ़ोन में आ रही टेक्निकल गड़बड़ियों के पीछे कारण क्या है, और जवाब मांगा गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन में प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें मिली। इसके बाद विभाग ने इन शिकायतों की जांच करने के बाद CCP के माध्यम से एप्पल को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। भारतीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के आंकड़ों से 23 लाख करोड़ रुपए में 39% ज़्यादा है। SBI की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई कि रिपोर्ट में मार्च 2024 तक 13 लाख करोड़ से ज़्यादा का वर्क इन प्रोग्रेस है, जो दिखाता है कि आने वाले वर्षों में तेज़ विकास देखने को मिलेगा। सितंबर 2024 तक कुल 190 अरब डॉलर की ECB बकाया थी, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। खबरें खेल जगत से। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल के पहले ही सेट में वॉकओवर ले लिया, जिसके बाद ज़ेवरेव ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। अमेरिका के मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई। महिला एकल वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में मेडिसन कीज ने पोलैंड की ईगा श्वांतेक को 5-7, 6-1, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल के खिताबी मैच में मेडिसन कीज के सामने बेलारूस की अरीना सबलांका की चुनौती होगी।
पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन ने पेनल्टी शूटआउट में हैदराबाद तूफान्स को हराया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले के आखिर तक स्कोर 2-2 के बराबर होने के बाद मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट में आया, जिसे तमिलनाडु ने 4-3 से अपने नाम किया। दिल्ली एसजी पाइपर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स को आज 3-2 से हरा दिया। रांची के मरांग गोमको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच के आखिर में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने जीत हासिल की। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।